हेलो चाम्स, आई होप यू ऑल आर वर्किंग वेरी हार्ड और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इस वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ जिससे यूजुअली बच्चे थोड़ा घबराते हैं और गलती भी करते हैं। सो आई थॉट वंस एंड फॉर ऑल एक ही वीडियो से सभी पॉसिबल एग्जांपल्स कवर कर दिए जाएं ताकि आपको कभी कोई परेशानी ना हो इस टॉपिक में। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां हमें बताना है कि एक पर्टिकुलर आइटम क्या इंक्लूड होगी या एक्सक्लूड होगी फ्रॉम द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि एक नोटबुक और पेन उठा लो और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ आप जरूर नोट कर लो, क्योंकि कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल इनकम की, जिसे हम NNPFC भी कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी होती है, द इनकम विच इज अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, और ये इनकम फैक्टर इनकम होनी चाहिए, ट्रांसफर इनकम नहीं। मोर अबाउट इट अभी मैं आपको बताती हूँ। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, द फर्स्ट एग्जाम्पल। ये हमें पहले बताना है नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगी या इंक्लूड नहीं होंगी। First you have to write included or not included and then a reason for that. ठीक है, पेमेंट ऑफ फीस टू अ लॉयर एंगेज्ड बाय अ फर्म। तो एक फर्म है और उसका कुछ भी काम हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फर्म है और मेरा पेन बना के बेचने का काम है, राइट। तो इस पेन को बनाने के लिए और पूरी फर्म को चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे मुझे करने होते हैं और कुछ चीजें इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर में आती हैं। तो मेरी एक फर्म है और मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हायर करने हैं, लॉयर्स भी हो सकता है मुझे हायर करने पड़े, तो उनको जो मैं फीस दे रही हूँ दिस इज अ पार्ट ऑफ माय इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को हम इंक्लूड नहीं करते इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि वो फाइनल गुड या सर्विस की वैल्यू में इनकी वैल्यू इंक्लूडेड होती है। तो अगर हम इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को भी इंक्लूड कर देंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉट इंक्लूडेड। अब इमेजिन जो मैं ये पेन बेचूंगी, बहुत सारे पेन्स बेचूंगी, इससे जो मैं पैसे कमाऊंगी उसमें मेरे सारे इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को भी मैं कवर करूंगी। तो इंडिविजुअली सभी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को हम इंक्लूड नहीं करते, तो सिंपली आप कहेंगे नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। मतलब ये आपके लिए कीवर्ड हो जाएगा यहाँ पर। मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल्स दिखा रही हूँ इसी तरह के। एक्सपेंडिचर बाय अ फर्म ऑन पेमेंट ऑफ फीस टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये दोनों सिमिलर हो गए। लॉयर को पेमेंट कर रहे हो फीस की या चार्टर्ड अकाउंटेंट को कर रहे हो, सिमिलर हो गए, दिस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस बाय अ फर्म। अब आपकी एक फर्म है और प्रोडक्ट बनाने के लिए या सर्विस रेंडर करने के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं, बीच में ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस भी होते हैं, कहीं आना है जाना है, तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, और इसे भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसे भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि फाइनल गुड की वैल्यू इंक्लूड की जाती है। अगर हम इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को भी इंक्लूड कर देंगे तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी। देन एक्सपेंडिचर ऑन इंजन ऑयल बाय कार सर्विस स्टेशन। तो इंजन ऑयल जो यूज कर रहा है एक सर्विस स्टेशन, वो भी उसका इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है। दिस इज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इसे भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जो वो सर्विस कर रहा है कार की, उसके लिए जो वो पैसे ले रहा है उसमें ये सारे खर्चे इंक्लूड कर रहा होगा वो। ठीक है, तो इसे हम इंडिविजुअली अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आपको जो अपनी नोटबुक में एक पॉइंट लिखना है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को हम इंक्लूड नहीं करते, और उसके ये एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर। देखो अगर गिफ्ट है तो इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि गिफ्ट तो एक ट्रांसफर इनकम होती है, मतलब वन साइडेड, इससे कोई जनरेशन ऑफ गुड्स या सर्विसेज नहीं होती। अगर ये कॉम्पनसेशन का पार्ट होता फिर हम इसे लेते, बट ये तो गिफ्ट है, गिफ्ट को हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, ये हो गई हमारी ट्रांसफर इनकम। चलिए उसके बाद सर्विसेज रेंडर्ड बाय फैमिली मेंबर्स टू ईच अदर। जैसे आप अपनी मॉम के लिए मार्केट से
वेजिटेबल्स खरीद के लाए, आपकी मॉम आपको पढ़ा रही हैं, आपको खाना बनाकर दे रही हैं, आपके डैड आपको पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं, तो दीज आर सर्विसेज रेंडर्ड बाय फैमिली मेंबर्स टू ईच अदर, तो इसे भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इमेजिन अगर इसे इंक्लूड करने लगे तो कितनी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। दीज आर नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन्स और इनकी वैल्यू जान पाना भी पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो डेटा अवेलेबल, there is no data available and these are non-market transactions, non-market transactions. Alright, उसके बाद देखते हैं परचेज ऑफ अ ट्रक टू कैरी गुड्स बाय अ प्रोडक्शन यूनिट। देखो मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, अभी मैं आपको कह रही थी कि एज अ प्रोड्यूसर, एज अ फर्म, अगर आप कुछ खर्चे कर रहे हो तो वो अगर इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर का पार्ट है तो उससे आप इंक्लूड नहीं करोगे, बट अगर आप एक फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो तो वो हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि दैट इज अ फाइनल गुड एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉपरली, रीजन जो आपने देना है, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो एक जो प्रोड्यूसर है अगर वो इंटरमीडिएट गुड्स पे खर्चा कर रहा है जिसमें सर्विसेज भी आ सकती है तो इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बट अगर वो फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहा है अपने बिजनेस के लिए तो इसे हम इंक्लूड करेंगे इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या सिंपली आप कह सकते हो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देन अर्निंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स। अब इमेजिन आपने अगर एक शेयर खरीदा 100 रुपीज का और उसे आप बेच रहे हो 150 का, तो ये जो अर्निंग्स है, एक्स्ट्रा अर्निंग्स जो आपकी हुई, इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि दीज आर मेयर पेपर क्लेम्स। इससे कोई जनरेशन ऑफ गुड्स या सर्विसेज नहीं हो रहा। पहले शेयर्स मेरे नाम पे थे, अब आपके नाम पे चले गए, तो दीज आर मेयर पेपर क्लेम्स एंड दिस टाइप ऑफ कैपिटल गेन इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि सिंपली इससे कोई गुड्स या सर्विसेज का फ्लो नहीं हो रहा है, राइट? Then dividend received by an Indian from his investment in shares of a foreign company. पहले देखो, dividend is different. Dividend is a factor income. प्रॉफिट का पार्ट होता है ना डिविडेंड, काइंड ऑफ प्रॉफिट ओनली। जैसे आपको बताया फैक्टर सर्विसेज, लैंड के लिए मिलता है रेंट, लेबर के लिए मिलती है वेजेस या सैलरी, कैपिटल के लिए मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, तो डिविडेंड जो है दैट इज अ फैक्टर इनकम बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो अर्न कौन कर रहा है? इंडियन, यानी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट अर्न कर रहा है और फैक्टर इनकम है, इसे तो हम इंक्लूड करेंगे, इसे तो हम इंक्लूड करेंगे, बट रीजन आप क्या दें? रीजन आप ये दें दैट दिस इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दिस इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि देखो आपका रीजन भी सही होना चाहिए, सिर्फ इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड से बात नहीं बनेगी। डिविडेंड रिसीव बाय एन इंडियन फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्या लिखा है? डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ फॉरेनर। पहले तो देखो डिविडेंड एक फैक्टर इनकम होती है, ठीक बात है, बट फॉरेनर को मिल रहा है। फॉरेनर क्या नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री है? नहीं, तो ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉट इंक्लूडेड। और इसका रीजन आप पता है क्या दोगे? एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिविडेंड रिसीव बाय अ फॉरेनर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। हमारी कंपनी, इंडियन कंपनी, उसको डिविडेंड दे रही है, तो दिस इज नॉट इंक्लूडेड एज इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और आपको पता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को तो हम माइनस करते हैं ना। कैसे मैं आपको ये समझा सकती हूँ? देखो, यू माइट बी नोइंग दिस ऑलरेडी कि जो नेशनल इनकम होती है विच इज NNPFC, दैट इज एक्चुअली डोमेस्टिक इनकम which is NDPFC plus net factor income from abroad। और ये जो net factor income from abroad है, इसके दो सब कंपोनेंट्स हैं, फैक्टर इनकम from abroad
माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब ये जो है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये देखो माइनस हो रही है ना, तो इससे हम कहेंगे दैट दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव कंपोनेंट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड। देन उसके बाद बच्चे ये रिपीट हो रहा है, आप बताएं क्या होगा इसका आंसर, सोचो फॉर अ सेकेंड। परचेज ऑफ मशीन बाय अ फैक्ट्री, आप एक प्रोड्यूसिंग यूनिट है, आप मशीनरी खरीद रहे हैं, दिस इज योर फिक्स्ड एसेट, दिस शुड बी इंक्लूडेड, दिस विल बी इंक्लूडेड as it is a part of GDCF, gross domestic capital formation, or simply you can say as it is an investment expenditure. इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर नहीं इंक्लूड करते, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं। परचेज ऑफ टैक्सी बाय अ टैक्सी ड्राइवर, नाउ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप टैक्सी खरीद रहे हैं, चाहे आप टैक्सी ड्राइवर हैं, बट इज इट अ रॉ मटेरियल? नो, टैक्सी इज नॉट अ रॉ मटेरियल, इट इज नॉट यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, जो पेट्रोल आप डलवा रहे हो अपनी टैक्सी में, दैट इज लाइक अ रॉ मटेरियल, दैट इज लाइक एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। बट ये तो वही है ना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये तो आपके लिए फिक्स एसेट जैसा ही है, तो इसे हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये सारी बातें बच्चे आप लिखते जाइए कि प्रोड्यूसर अगर इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कर रहा है तो उससे इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है तो उससे इंक्लूड करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद नाउ दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन। गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन जो प्रोवाइड कर रही है, वो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से तो क्या है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो यस इट इज इंक्लूडेड। हाँ, जब लोगों को वो एजुकेशन मिल रही है फ्री में, तो लोगों के पर्सपेक्टिव से तो इट इज लाइक अ ट्रांसफर इनकम। जैसे गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन के लिए टीचर्स को हायर कर रही है स्कूल में, उन्हें सैलरी दे रही है या बच्चों को बुक्स प्रोवाइड कर रही है, तो ये तो गवर्नमेंट का तो फाइनल एक्सपेंडिचर है ना, सो दिस इज इंक्लूडेड, क्योंकि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है उसमें हम गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर और प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर दोनों इंक्लूड करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देन मूविंग ऑन, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस बाय अ फर्म। अब ये मेंटेनेंस किसी तरह की भी मेंटेनेंस हो सकती है, तो मेंटेनेंस ऑफ एनी काइंड इज लाइक एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। इसका एक और हो सकता है पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय अ स्कूल। जैसे वही मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपकी फर्म है और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस दे रहे हो, लॉयर को फीस दे रहे हो, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस कर रहे हो, ये सभी आपके इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो अगर आपका एक स्कूल है, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, दिस इज योर इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो आप बच्चों से फीस लोगे उसमें आप इन सारी चीजों को कवर अप कर लोगे। सो ये दोनों ही हमारे एग्जाम्पल्स हो गए नॉट इंक्लूडेड एज दिस इज एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। तो अगर आप एग्जाम्पल्स देखोगे ना, तो फिर आप रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दोगे कि हाँ ये तो उस तरह का एग्जाम्पल है। दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, अगर हॉस्पिटल अपने नर्स के लिए या स्टाफ के लिए यूनिफॉर्म्स खरीद रहा है, दिस इज ऑल्सो एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। अच्छा, फिक्स्ड एसेट मत बोल देना यूनिफॉर्म्स को, नहीं, वो फिक्स्ड एसेट नहीं है, मशीनरी इक्विपमेंट वो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, दिस इज नॉट इंक्लूडेड। जो आप पेशेंट्स को सर्विसेज दे रहे हो, ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसको देने के लिए ये खर्चे आपको बीच में करने पड़ रहे हैं, तो ये इंटरमीडिएट है और ये फिक्स्ड एसेट नहीं है, प्लीज इसे फिक्स्ड एसेट मत कहिएगा। ऑलराइट, उसके बाद देखते हैं कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉइज, दिस इज नॉट इंक्लूडेड। देखो, अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता फिर वो हम इंक्लूड कर देते, जैसे आप इनकम मेथड में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में कहते हो, वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड, या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का, उससे आप इंक्लूड करते हो। बट अगर मेरा, इफ आई एम एन एम्प्लॉय और मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन है
प्रोविडेंट फंड में, तो ये तो मैंने अपनी कॉम्पनसेशन से ही किया होगा। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को तो हम ले रहे हैं, तो उस कॉम्पनसेशन से मैंने अगर कोई और खर्चा किया तो उसको दोबारा थोड़ी लेना है। इफ आई एम अर्निंग 500 रुपीज एंड आउट ऑफ दिस आई एम स्पेंडिंग 100 रुपीज, तो मुझे क्या लेना चाहिए नेशनल इनकम में, ये 500 भी और ये 100 भी नहीं ना। तो ये जो मैं कंट्रीब्यूशन करूंगी प्रोविडेंट फंड में, दिस वुड बी अ पार्ट ऑफ माय और दिस वुड बी आउट ऑफ माय कॉम्पनसेशन, तो इसे हम अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे। सो विल से दिस कंट्रीब्यूशन इज मेड आउट ऑफ compensation of employees, so not to be added separately, not to be added separately। चलिए उसके बाद पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स बाय अ फर्म। देखो वैसे किसी तरह का भी टैक्स हो, जीएसटी हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, वेल्थ टैक्स हो, इसे हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि टैक्स एक तरह की ट्रांसफर पेमेंट होती है। आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो बट बदले में आपको डायरेक्टली कुछ नहीं मिल रहा। आप कहोगे नहीं मैम, अगर हम टैक्स देते हैं तो बदले में गवर्नमेंट हमें बहुत कुछ देती है, अच्छी रोड्स, अच्छे हाईवेज, अच्छे स्कूल्स, अच्छे हॉस्पिटल्स। देखो वो बात तो ठीक है, बट क्या आप पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके टैक्स से गवर्नमेंट ने किस ब्रिज का कौन सा पिलर बनाया? क्या हम ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं। तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि हमारे टैक्स से गवर्नमेंट ने क्या किया, इसलिए टैक्सेस को हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं, ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं, और कहते हैं कि इससे कोई करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स या सर्विसेज नहीं हो रहा और ये एक वन साइडेड पेमेंट है। तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ऑलराइट, उसके बाद एडिशंस टू स्टॉक्स ड्यूरिंग अ ईयर। नाउ दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। अगर मान लीजिए आई एम अ ट्रेडर, मैं कहीं से नोटबुक्स खरीदती हूँ और कहीं बेच देती हूँ, तो अगर साल भर में मेरा स्टॉक बढ़ा, मैंने और नोटबुक्स ऐड ऑन की और नोटबुक्स खरीदी, तो ये मैं इंक्लूड करूंगी। यू नो व्हाई? बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है ना, उसमें फिक्स्ड एसेट्स भी आते हैं और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी आता है। तो जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, उसमें आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी लेते हो जो फिक्स्ड एसेट्स में होती है, साथ ही आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी लेते हो जो आपके स्टॉक्स में एडिशंस हुए हैं। तो यस, दिस विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। Simply you would say that this is a part of gross domestic capital formation। चलिए उसके बाद देखते हैं नाउ compensation given by insurance company to an injured worker। किसी वर्कर को चोट लग गई, ये जो कॉम्पनसेशन है क्या ये आपको आपका एम्प्लॉयर दे रहा है? नहीं, इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपको यहाँ पे कॉम्पनसेशन दे रहा होता तो उससे हम इंक्लूड कर लेते एज अ पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, बट इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। सो अगेन दिस इज लाइक देयर इज नो करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज। उसके बाद देखते हैं कैपिटल गेन्स टू इंडियन रेजिडेंट्स फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी। अभी मैंने आपको बताया था कैपिटल गेन को तो हम वैसे ही इंक्लूड नहीं करते बिकॉज देयर इज नो करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मैंने एक शेयर 100 का खरीदा और उसको मैंने 150 का बेच दिया, तो ये जो 50 एक्स्ट्रा है ये कैपिटल गेन है, बट इससे कोई गुड्स या सर्विसेज की प्रोडक्शन तो नहीं हो रही ना, तो इससे हम इंक्लूड नहीं करते। कैपिटल गेन्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। Salaries paid to Russian working in Indian Embassy in Russia। तो इंडियन एम्बेसी अगर उन्हें पैसे दे रही है, आपको पता है इंडियन एम्बेसी कहीं भी लोकेटेड हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अगर रशियन एम्बेसी पैसे दे रही है किसी रशियन को, तो दिस इज लाइक फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ऐसा ही होगा ना। और अभी हम बात कर रहे थे कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को तो हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये माइनस हो जाता है, इट इज अ नेगेटिव कंपोनेंट, इसे हम इंक्लूड नहीं करते।
दिस इज अ नेगेटिव कंपोनेंट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इससे हम इंक्लूड नहीं करते। अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता तो उससे हम इंक्लूड करते। देन प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय एन इंडियन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांचेस अब्रॉड, यस, अगर एसबीआई की ब्रांच है लेट्स से लंदन में और वहां पे प्रॉफिट्स हुए तो प्रॉफिट्स तो एक फैक्टर इनकम है, और इंडियन बैंक यानी कि ये नॉर्मल रेजिडेंट है, तो यस इट इज टू बी इंक्लूडेड एंड दिस वुड बी लाइक फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का ये पार्ट है तो इससे हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद मैंने अभी आपको बताया था कि टैक्स जो है वो हम नहीं लेते, जीएसटी रिसीव बाय द गवर्नमेंट, तो इसे हम इंक्लूड नहीं करते किसी भी तरह के टैक्स को, जीएसटी हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, क्योंकि इसे हम ट्रांसफर पेमेंट ही मानते हैं, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव, जिसके पर्सपेक्टिव से हम कह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। तो अगर आपने एक्सपेंडिचर मेथड को अच्छे से पढ़ा है तो उसमें जो सेकंड कंपोनेंट होता है जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें 4 चीजें आती है। वन इज बिजनेस इन्वेस्टमेंट, वन इज रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय द हाउस होल्ड्स, वन इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो कि गवर्नमेंट करती है, एंड वन इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अगर आप एक घर बनवा रहे हो तो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है तो इसे हम इंक्लूड करेंगे, एंड सिंपली यू कैन से दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देन रेंट रिसीव बाय एन इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम रशियन एम्बेसी इन इंडिया। इंडियन रेजिडेंट यानी नॉर्मल रेजिडेंट है हमारी कंट्री का, रेंट एक फैक्टर इनकम है तो यस इसे हम इंक्लूड करेंगे। पैसे हमें रशियन एम्बेसी से मिल रहे हैं तो दिस वुड बी लाइक फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दिस वुड बी लाइक फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो इसे हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को नहीं करते क्योंकि वो माइनस हो जाता है। सर्विसेज ऑफ अ स्कूल टीचर, एब्सोल्युटली यस, क्योंकि यहाँ पे जनरेशन ऑफ सर्विस हो रहा है तो इसे तो हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो देयर इज अ करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ सर्विसेज इन द इकोनॉमी। देन मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड कार, नहीं, सेकेंड हैंड अगर कोई भी गुड है तो उसकी सेल या परचेज को हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि पहली बार जब वो चीज बनी होगी उसकी वैल्यू को हमने ले लिया होगा तो इसे अब हम दोबारा नहीं लेंगे। सो दीज हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड व्हेन दे वर परचेज फॉर द फर्स्ट टाइम, वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड इट अगेन, बिकॉज उससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। Bonus paid to employees, yes, this is included as it is a part of compensation of employees, और income method में आप देखते हो कि हम compensation में bonus को भी include करते हैं। The next point, taking care of aged parents. Now this is something interesting क्योंकि इसमें 2 point of view आते हैं। देखो, अगर आप अपने एजेड पेरेंट्स की घर पे सेवा कर रहे हो, है ना, घर पे उनका ध्यान दे रहे हो, देयर इज पर्सनल केयर दैट इज इन्वॉल्व, तो उसे तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वो तो एक नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन है, वो तो आउट ऑफ लव या अफेक्शन उनकी केयर कर रहे हो। बट अगर आप उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हो बिकॉज एजेड पेरेंट्स लिखा है यानी उनको मेडिसिन चाहिए, उनको ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप खर्चा कर रहे हो उस चीज पे, या उनको कोई केयर टेकर चाहिए, जो भी है, सो देयर इज एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व, तो फिर उसको हम इंक्लूड करेंगे बिकॉज देन इट वुड बी अ पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बिकॉज देन इट वुड बी अ पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसके 2 पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप दोनों लिख सकते हैं। वैसे अगर एक बताना हो तो यस इट इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। लाइक आई सेड, आप उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाओगे तो डॉक्टर की फीस, मेडिसिन का खर्चा, तो yes, this is included. Then wheat grown by a farmer but used entirely for family's consumption, this is to be included because आप एक producer हो, आप एक farmer हो, तो अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी अगर आपने कुछ प्रोड्यूस किया है तो उसे भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी है तो भी आप इंक्लूड करेंगे क्योंकि आप एक प्रोड्यूसर हो, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोडक्शन। Okay, national debt interest. Now this is also something very interesting.
इनफैक्ट इंटरेस्ट जो है वो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ इसका। मान लीजिए मैंने बैंक से लोन लिया कार लेने के लिए, ठीक है, कार लेने के लिए। ओहो, मुझे कार बनानी नहीं आ रही, बट यू कैन इमेजिन। अब मैंने जो इस लोन के ऊपर बैंक को इंटरेस्ट दिया, क्या वो हम इंक्लूड करेंगे इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम? वी से नो, क्योंकि यहाँ पे लोन जो है वो कंजम्पशन पर्पस के लिए आपने लिया है। तो अगर कंजम्पशन पर्पस के लिए आप लोन लेते हो तो बदले में जो इंटरेस्ट देते हो वो इंक्लूड नहीं होता। बट अगर मान लीजिए आप एक फर्म हो और आपने बैंक से लोन लिया है किसी प्रोडक्शन पर्पस के लिए, हो सकता है कोई मशीनरी या इक्विपमेंट खरीदने के लिए, प्रोडक्शन पर्पस के लिए अगर आपने लोन लिया है तो बदले में जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो उसे हम इंक्लूड करते हैं इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये प्लीज आप नोट कर लीजिए। सो इसी तरह से अगर हम नेशनल डेट इंटरेस्ट की बात करें, पहले तो ये होता क्या है, जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट भी पब्लिक से लोन लेती है, बोरो करती है, जैसे बाय इशूइंग बॉन्ड्स या फिर ट्रेजरी बिल। तो गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है पब्लिक से, उसके ऊपर जो पब्लिक को इंटरेस्ट देना है उसे हम नेशनल डेट इंटरेस्ट कहते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, अगर जो लोन है वो कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया जा रहा है तो फिर इंटरेस्ट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बट अगर लोन प्रोडक्शन पर्पस के लिए लिया जा रहा है तो फिर हम इंटरेस्ट को इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या मानना है? देखो, हम ये मानते हैं, ये हमारी अजम्पशन है कि गवर्नमेंट जो है इस लोन से डेफिनेटली देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करेगी और प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर भी करेगी। ये तो आई थिंक ऑब्वियस है, इसमें अजम्पशन वाली भी कोई बात नहीं है, ये ऑब्वियस है। गवर्नमेंट को वेलफेयर भी करना है, स्कूल में मिड डे मील्स भी प्रोवाइड करनी है, सब्सिडीज भी देनी है फार्मर्स को, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करेगी गवर्नमेंट और प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर भी करेगी, यानी आगे कोई बिल्डिंग बनवाएगी, स्कूल बनवाएगी, हॉस्पिटल्स बनवाएगी। बट ये हमारी अजम्पशन है कि गवर्नमेंट इस लोन को ज्यादा कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज करती है, क्योंकि वेलफेयर मेन मोटिव है, वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट इस पैसे को, इस लोन को ज्यादा कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज करेगी। ठीक है, फिर उस केस में आप समझ सकते हो, अगर हम ऐसा माने कि ये लोन कंजम्पशन के लिए यूज होगा तो फिर नेशनल डेट इंटरेस्ट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, और यही हमारा आंसर है। इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज दिस लोन इज यूज्ड प्राइमरीली फॉर कंजम्पशन पर्पस। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब रॉयल्टी तो वैसे सिंपल है, जैसे आप इनकम मेथड में भी पढ़ते हो अंडर ऑपरेटिंग सरप्लस, उसमें हम क्या लेते हैं? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सभी हमारी फैक्टर इनकम्स है, तो इसे हम इंक्लूड करेंगे। सिंपली आप रीजन देंगे कि ये एक फैक्टर इनकम है। चलिए, उसके बाद विनिंग ऑफ अ लॉटरी प्राइज, इसे हम इंक्लूड नहीं करते, इससे कोई करस्पॉन्डिंग फ्लो नहीं होता गुड्स या सर्विसेज का। ये एक विंडफॉल गेन है, अचानक से गेन हो रहा है, इसे हम इंक्लूड नहीं करते। देन इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ स्टॉक्स लाइंग विद द ट्रेडर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, एडिशन टू स्टॉक जो है उसे तो हम इंक्लूड करते हैं क्योंकि वो एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। बट सपोज मैं एक ट्रेडर हूं, मैं कहीं से नोटबुक्स खरीदती हूँ और कहीं पे बेच देती हूँ, तो जो मेरे पास नोटबुक्स का स्टॉक पड़ा है अगर उसका प्राइस बढ़ जाए तो इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इससे कोई करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स या सर्विसेज नहीं हो रहा है, वो तो स्टॉक का बस प्राइस बढ़ रहा है, तो इसे भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। चलिए, उसके बाद आगे देखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स या फिर डिविडेंड्स रिसीव्ड ऑन शेयर्स। डिविडेंड्स की बात तो हमने कर ली, डिविडेंड तो एक फैक्टर इनकम होती है, तो इससे तो हम इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे अगर बात करें डिबेंचर्स की, तो जैसे आपको पता है कंपनी, जब एक कंपनी हम जैसे नॉर्मल लोगों से, पब्लिक से बोरो करती है तो बदले में इशू करती है डिबेंचर्स, यही होता है। मतलब कंपनी ने लोन लिया है लोगों से,
और इसी को हम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कहते हैं। कंपनी इस लोन को ज्यादा तो प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज करेगी ना, बिकॉज कंपनी का तो काम ही है प्रोडक्शन करना। तो अब वही वाला रूल लगाओगे कि अगर लोन प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो इस पे जो इंटरेस्ट है उसे फिर हम इंक्लूड करेंगे। Yes, it is included because debenture is a kind of loan, is kind of a borrowing which the company is using for production purpose. ठीक है? Then income from theft not included भाई, इसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो illegal incomes को हम इंक्लूड नहीं करते, इसके लिए हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल ही नहीं है, so it is not to be included. एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, ये रिपीट हो गया, इस पे हमने बात की थी कि इसे हम इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर है। पेमेंट मेड बाय अमेरिकन टूरिस्ट फॉर गुड्स परचेज्ड इन इंडिया, इमेजिन कोई अमेरिकन पर्सन इंडिया घूमने आया हुआ है और वो यहां से कुछ शॉपिंग करके वापस जा रहा है, तो दिस इज लाइक एक्सपोर्ट्स, ये एक्सपोर्ट्स जैसा है ना, तो इसे तो हम इंक्लूड करते हैं। वैसे भी इमेजिन एक्सपेंडिचर मेथड में जिससे आपको जीडीपी एमपी मिलता है उसमें भी हम नेट एक्सपोर्ट्स को लेते हैं, तो यस इसे हम लेंगे। जो चीजें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी प्रोडक्शन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हुई है, इनफैक्ट ये तो डोमेस्टिक इनकम का भी पार्ट होते हैं, तो नेशनल इनकम का पार्ट तो होंगे ही, क्योंकि नेशनल इनकम इज अ ब्रॉडर टर्म कंपेयर्ड टू डोमेस्टिक इनकम। उसके बाद परचेज ऑफ यूनिफॉर्म्स फॉर नर्सेज बाय अ हॉस्पिटल, ये भी आप देख चुके हैं कि अगर आप यूनिफॉर्म खरीद रहे हैं स्टाफ के लिए तो इससे हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर हो जाता है। इसको प्लीज फिक्स्ड एसेट मत कह देना, ये फिक्स्ड एसेट नहीं है, ये लंबे समय के लिए नहीं चलता, इस पे कोई डेप्रीसिएशन नहीं लगती, ठीक है। और इसी जैसे एक और एग्जाम्पल काफी पॉपुलर है ये कि अगर स्कूल जो है वो चॉक्स और डस्टर्स खरीद रहा है तो ये भी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है, दिस इज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इसे भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ एग्जांपल्स। देन आई हैव एडेड अ फ्यू मोर टू गिव यू मोर क्लैरिटी, जैसे टोमेटोज ग्रोन बाय मिस पूजा इन हर किचन गार्डन, इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि जो मिस पूजा है वो कोई प्रोड्यूसर नहीं है, ये किसी मॉनेटरी इंसेंटिव के लिए नहीं किया जा रहा और इसकी मार्केट वैल्यू डिटरमिन करना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। बट जो फार्मर वाला पॉइंट था कि वीट ग्रोन बाय फार्मर, और वो अगर उसने एंटायरली सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी यूज किया है तो भी हम उसे इंक्लूड करेंगे क्योंकि फार्मर एक प्रोड्यूसर है, जो वीट उसने ग्रो की है दैट इज अ पार्ट ऑफ हिज टोटल प्रोडक्शन। बट यहाँ पे मिस पूजा इज नॉट अ प्रोड्यूसर, यहाँ पे कोई मॉनेटरी इंसेंटिव के लिए ये काम नहीं किया जा रहा, इसकी मार्केट वैल्यू पता करना बहुत मुश्किल है। एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसे भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। तो अगर आप अपने फिक्स्ड एसेट को मेंटेन कर रहे हो या रिपेयर कर रहे हो तो इसे हम इंक्लूड नहीं करते। जैसे आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हो कि अगर मेंटेनेंस ऑफ एसेट है तो वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, बट अगर आपके फिक्स्ड एसेट में कोई इंप्रूवमेंट हो रही है, कोई एडिशन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है आपके पास, उसमें आप एक एडिशनल फ्लोर बनवा रहे हो, तो दैट इज लाइक इंप्रूवमेंट ऑफ द कैपिटल एसेट, इसे हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये हमारा क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फिर इसे हम इंक्लूड करेंगे। बट अगर सिर्फ रिपेयर की बात हो रही है, मेंटेनेंस की बात हो रही है तो उसे हम इंक्लूड नहीं करते। उसके बाद इंटरेस्ट पेड बाय एन इंडिविजुअल ऑन अ कार लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। वैसे एक पर्सन ने बैंक से लोन लिया है और उस लोन का पर्पस क्या है, पर्पस है कंजम्पशन, तो फिर इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर लोन जो है वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया जाता फिर हम उस पे जो इंटरेस्ट है उसे इंक्लूड करते, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब जब हम डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसमें हमें दो चीजें देखनी होती है। जैसे नेशनल इनकम में भी हम दो चीजें देख रहे थे कि एक तो नॉर्मल रेजिडेंट उससे अर्न कर रहा हो और सेकंड वो फैक्टर इनकम हो। यहाँ पे जो दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है वो फर्स्ट तो वही है, फैक्टर इनकम होनी चाहिए, और सेकंड जो है उस इनकम का ओरिजिन शुड बी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। Now when we talk about domestic territory of India, इसमें
इंडिया का जो मैप है वो तो इंक्लूड होता ही है, बट कुछ चीजें इंक्लूड या एक्सक्लूड होती है डोमेस्टिक टेरिटरी से। इसमें एम्बेसी वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने काफी डिटेल में डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है, आप वो वीडियो जरूर कवर करना, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। सो यहाँ पर मेनली जो चीज आपको ध्यान में रखनी है दैट इज एम्बेसी। अगर इंडिया की एम्बेसी कहीं पे भी लोकेटेड है इन द वर्ल्ड तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट मानी जाएगी। और कोई भी फॉरेन एम्बेसी अगर इंडिया में लोकेटेड है तो वो फिजिकली तो इंडिया में लोकेटेड है बट फिर भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एम्बेसी एक स्पेशल जगह होती है, एक सेंसिटिव जगह होती है जहां पे उस कंट्री का पूरा कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिस कंट्री की वो एम्बेसी है। सो एम्बेसी वाला पॉइंट आपको ज्यादा ध्यान से इसमें देखना है। वी विल सी कि इन्हें हम इंक्लूड करेंगे या नहीं इन द एस्टिमेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। सो देखते हैं, रेंट रिसीव बाय अ रेजिडेंट इंडियन फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी इन सिंगापुर। तो रेंट वैसे तो फैक्टर इनकम है, बट ये जो प्रॉपर्टी है वो सिंगापुर में लोकेटेड है, तो वी विल से नॉट इंक्लूडेड सिंस इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। सिंपली ये रीजन देंगे, नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सैलरीज टू इंडियंस वर्किंग इन जापानीज एम्बेसी इन इंडिया। सैलरी एक फैक्टर इनकम तो है, बट जापानीज एम्बेसी इन इंडिया चाहे ये फिजिकली इंडिया में लोकेटेड है भी, पर फिर भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं मानी जाएगी। लाइक आई सेड, जापानीज एम्बेसी है तो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। विल सिंपली से दैट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। सिंपल रीजंस आपको देने हैं। उसके बाद देखते हैं, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ ब्रांच ऑफ एन अमेरिकन बैंक इन इंडिया। जैसे सिटी बैंक इन इंडिया इज एन अमेरिकन बैंक। बैंक और एम्बेसी में डिफरेंस है, इसमें आप नॉर्मल सोचो कि ये फिजिकली इंडिया में लोकेटेड है तो इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, हेंस हम इसे इंक्लूड करेंगे। और प्रॉफिट्स तो वैसे भी हमारी फैक्टर इनकम होती है। इट इज अ पार्ट ऑफ अमेरिकन बैंक इन इंडिया, इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये हमारा रीजन है। ठीक है, उसके बाद सैलरीज पेड टू कोरियंस वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन कोरिया। इंडियन एम्बेसी चाहे कहीं भी लोकेटेड हो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। सैलरी तो वैसे ही फैक्टर इनकम होती है, तो यस इट इज इंक्लूडेड सिंस इंडियन एम्बेसी इन कोरिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। चाहे वो फिजिकली इंडिया में लोकेटेड नहीं भी है तब भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, यही मैं आपको बता रही थी। देन विंडफॉल गेन्स को तो हम इंक्लूड नहीं करते, चाहे नेशनल इनकम की बात करें चाहे डोमेस्टिक इनकम की बात करें। जैसे विनिंग ऑफ अ लॉटरी प्राइज, इससे कोई करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स या सर्विसेज नहीं होता। ब्रोकर्स कमीशन ऑन द सेल ऑफ एन ओल्ड कार, अभी मैं आपको बता रही थी कि अगर हम सेकेंड हैंड गुड्स को परचेज या सेल कर रहे हैं तो उससे हम इंक्लूड नहीं करते, बट ब्रोकर जो बीच में ब्रोकर है वो तो सर्विस दे रहा है ना, उसकी कमीशन को तो हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि दिस इज अ जनरेशन ऑफ सर्विस। अगर ये पॉइंट हमारा नेशनल इनकम में पूछते तो वहां पे भी हम यही आंसर देते। ठीक है, यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो हम यही मानेंगे ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में ही हो रहा होगा, दैट इज सेफ टू अज्यूम। ओल्ड एज पेंशन को हम इंक्लूड नहीं करते, चाहे हम डोमेस्टिक इनकम की बात करें चाहे हम नेशनल इनकम की बात करें, सिंपली बिकॉज ये एक ट्रांसफर इनकम है और उसे तो हम इंक्लूड नहीं करते, हमसे फैक्टर इनकम्स को ही लेते हैं। फाइनेंशियल सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, ये मैं आपको अभी बता रही थी, इसे भी हम इंक्लूड नहीं करते। इसमें सिर्फ ओनर चेंज हो रहा है, पहले शेयर्स मेरे नाम पे थे अब आपके नाम पे हो गए। दीज आर मियर पेपर क्लेम्स, इससे भी कोई जनरेशन नहीं हो रही है गुड्स या सर्विसेज की, तो इसे भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे इन द एस्टिमेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम, इवन नॉट इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। वेजेस एंड काइंड को हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट होता है। अगेन यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में ये सब हो रहा है ऐसा हम मान रहे हैं। सो आगे देखते हैं, रेंट रिसीव बाय एन इंडियन फ्रॉम हिज बिल्डिंग इन लंदन।
तो लंदन में बिल्डिंग है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, सिंपली हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे सिंस इट इज नॉट, इट इज मतलब बिल्डिंग इन लंदन इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। सर्विसेज रेंडर्ड बाय हाउसवाइफ, ये हम पहले भी बात कर रहे थे, ये एक नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन है, इसके लिए कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, इसकी मार्केट वैल्यू पता करना मुश्किल है, तो इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, चाहे हम डोमेस्टिक इनकम की बात करें चाहे हम नेशनल इनकम की बात करें। इट इज अ नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन। राइट चैम्प्स, सो दीज वर द टॉप 51 एग्जाम्पल्स। इससे आपके सभी पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, वैसे 51 से एक दो ज्यादा ही हो गए, बट देयर वर अ फ्यू रेपिटेशंस, तो यस यू कैन से टॉप 51 एग्जाम्पल्स। अगर आपके कोई और कंफ्यूजन्स या डाउट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई वुड रिप्लाई टू यू। और भी अगर आपकी कोई वीडियो रिक्वेस्ट है वो भी आप कमेंट्स में लिख दीजिए। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।